अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 402 का लेक्चर 17 एंड द लेक्चर इज परसेप्शन। लेक्चर 18 में भी हम परसेप्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह हम ऑब्जेक्ट्स को, सीन्स को परसीव करते हैं। Researchers have found neurons that responded best to more complex stimuli. Neurons that respond to similar stimuli are often grouped together in one area of the brain. हमारे न्यूरॉन्स सिंपल भी होते हैं और कम्प्लेक्स भी। सिंपल न्यूरॉन्स वो मसलन सिंगल लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ ऐसे न्यूरॉन्स पाए गए हैं जो कि कम्प्लेक्स स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। कम्प्लेक्स स्टिमुली जिसमें बहुत सी डिटेल हूँ, जो एक ऑब्जेक्ट की डिटेल हो, उसके इर्द गिर्द और ऑब्जेक्ट्स हों, उसके अंदर कोई सीन हो, किसी चेहरे पे साथ ही कोई एक्सप्रेशन हो, साथ ही कोई वाकया हो रहा हो। कम्प्लेक्स स्टिमुली जो मिली जुली हो, सिंपल शेप ना हो, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अलग से न्यूरॉन्स हैं। और जो एक चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे चेहरे या गोल दायरे या गोल दायरे के साथ हैंडल, वो एक ही जगह पे होते हैं ब्रेन में। स्ट्रक्चर दैट इज स्पेशलाइज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुली, उसको मॉड्यूल कहा जाता है। किस तरह जो न्यूरॉन्स हैं वो मंकीज के टेम्पोरल लोब में रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ स्टिमुलीज को। मंकीज का एक्सपेरिमेंट जो है वो ज्यादा लिया जाता है इसमें माइंड में, क्योंकि जो मंकी है वो बाकी तमाम जानवरों से उसका IQ लेवल ज्यादा होता है और ह्यूमन के बहुत मतलब करीब होता है। दिस न्यूरॉन्स जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं एज अ सर्कुलर डिस्क विद थिन बार। ब्रेन को द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग इन द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जो है मतलब 1000 ऑफ अदर न्यूरॉन्स जो है इसके कॉर्टेक्स को रिसीव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसको मिस्टीरियस थिंग्स इन द वर्ल्ड कहा जाता है। और ये पोटेंशियल कनेक्शन होता है न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स का कॉर्टेक्स में, जिस जो कि एस्ट्रोनॉमिकल होता है। एस्ट्रोनॉमिकल के अनएबल टू काउंट, ठीक है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, इसी वजह से इसको मिस्टीरियस थिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह मंकी का जो ब्रेन है वो शो कर रहा है इन इन्फीरो टेम्पोरल कॉर्टेक्स IT, और ह्यूमन ब्रेन जो है वो शो करता है लोकेशन ऑफ फ्यूसिफॉर्म फेस एरिया FFA, जो कि लोकेट होता है अंडर द टेम्पोरल लोब। जो भी MCQs है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इसमें ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये होगी कि किस मतलब आप ये अपने ये देख लेना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस साइकोलॉजिस्ट ने या साइंटिस्ट या रिसर्चर ने किया था। साइज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द न्यूरन द मंकी IT कॉर्टेक्स जो है वो रिस्पॉन्ड करता है फेस स्टिमुली को, बट नॉट नॉन फेस स्टिमुली। मतलब फेस को तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन घर, जगह, मकान, इस तरह की चीजों को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, पहचान नहीं पाता। जो पैरा हिपोकल कैंपल प्लेस होती है वो एक्टिवेट होता है बाई प्लेसेस के लिए। मतलब इस जब आप किसी भी जगह को देखते हैं, मकान को देखते हैं, रोड को देखते हैं, तो आपका पैरा हिपोकल प्लेस जो है माइंड में वो एक्टिवेट होगी। जबकि एक्स्ट्रा ट्राइएट बॉडी एरिया जो है वो एक्टिवेट होगा बाय बॉडीज के लिए। जब आप किसी भी बॉडी को देखेंगे, एवरी स्टिमुली लाइक जैसा कि फेसेस या बिल्डिंग्स वगैरह वो एक्टिवेट करते हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन। जैसा कि हमने देखा कि फेसेस के लिए या बॉडी के लिए एक्स्ट्रा स्ट्राइएट बॉडी है और बिल्डिंग्स वगैरह के लिए पैराहिपोकल है। तो इस तरह डिफरेंट उन्होंने कहा है कि एरियाज के लिए डिफरेंट जो ब्रेन के एरियाज हैं वो एक्टिवेट होते हैं। उनकी अंदर ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट हो रही होती हैं, जो यहाँ पर दिखाई भी जा रही हैं कि अगर हाउस दिखाया जा रहा है तो किस तरह एक्टिविटी हो रही है ब्रेन में, फेसिस पे किस तरह हो रही है, या चेयर्स वगैरह पे किस तरह हो रही है। परसेप्शन इज कम्प्लेक्स। 1960s में ये प्रिडिक्ट किया गया था कि कोई ऐसी डिवाइस जो है वो आइंदा आने वाले 10 या 15 सालों में जरूर आ जाएगी, जो कि ह्यूमन विजन को उसी तरह मतलब अप्रोच कर सकेगी जिस तरह इंसान का माइंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक। कोई भी ऐसा कंप्यूटर डिजाइन नहीं किया गया कि, और ये पॉसिबल अभी तक नहीं है कि कोई ऐसा कंप्यूटर डिजाइन किया जाए जो कि ह्यूमन विजन से के बिल्कुल बराबर हो। इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं कि जो स्टिमुलस है उन रिसेप्टर्स पर वो एम्बिगुअस है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी हिडन, कभी होते हैं, कभी ब्लर्स होते हैं जो हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स लुक्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कभी ये चेयर है तो इसमें हमारा माइंड देख रहा है कि चेयर की लोकेशंस चेंज है, लेकिन कंप्यूटर इस चीज को पिकअप नहीं कर सकता। और जब ये 3 फेसेस दिखाए गए हैं तो हमारा माइंड ये चीज समझ रहा है कि A और C की जो फेस है वो सेम है, जबकि B फेस डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इतने छोटे मिनिमम डिफरेंस को नहीं समझ सकता।
और अब यहाँ पर जो पिक्चर है, हमें हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो भी दरख्त हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, ये कोई भी मकान के ऊपर नहीं उगे, बल्कि ये मकान नीचे ही उगे हुए हैं। और जब वो इतने बड़े हैं तो वो हमें मकान से ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर इस तरह की चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर बात हो रही है वनडेट के स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच की। इसमें उसने देखा कि जो भी परसेप्शंस हैं वो छोटी चीजों से मिलकर, एलिमेंट से मिलकर बनती हैं। और ये आइडिया जो था ये डिस्प्यूट किया गया गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे, मैक्स वर्दमर, कर्ट एंड इवो। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट की लाइब्रेरी पर काम किया और इन्होंने इसका नाम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी रखा। इसका मतलब था कि द होल डिफर्स फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, जैसा कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। ये एक्सपेरिमेंट हम आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह फ्लैश लाइन जो है, लाइट वो अगर लेफ्ट पे है देन वो एक राइट पे है, ठीक है, और सेंटर में बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन जब आप एक को बंद करते हैं, एक को ऑफ करते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक एक लाइट दूसरी तरफ रन करके जाती है। ये परसेप्शन मूवमेंट होती है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। फिर जो भी कलर्स हों, मूवमेंट्स हों, पिगमेंट्स, बहुत ही सेंसेशंस इकट्ठी होती हैं तो परसेप्शन बनती है। वर्दमर ने डेमोन्स्ट्रेट किया था अपेरेंट मूवमेंट को, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि किस तरह लाइट जो है वो मूव कर रही है। और जो भी मूविंग एलिमेंट्स होते हैं, साइंस होते हैं, जैसा कि दिखाया जा रहा है कि in which the words are scrolling to the left create the perception of the movement by applying the principle of apparent movement। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक जो मकसद है वो यही है कि हम किस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज वे में देखते हैं। बिखरी हुई इन्फो पहुंचती है, फिर वो इकट्ठी होकर मीनिंगफुल हम किस तरह बनाते हैं। जो कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में बात हो रही है कि इन्वॉल्व करना ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स को अपनी इमेज में, और फिर उसको उसका एक लार्जर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने 6 जो थे वो लॉज दिए हैं, जिसमें सबसे पहले लॉ ऑफ प्रेगनेंस है कि ये जो इमेज होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम उसे फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें और तरह कुछ और दिखाई देता है, लेकिन जब हमें बताया जाता है कि इस इमेज में बेसिकली है क्या, देन हम उसको उसके मुताबिक परसीव करते हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में फर्स्ट बॉक्स, टू बॉक्स, यहाँ पर तो हाईलाइट नहीं हुआ हुआ, तो मतलब कलरिंग में नहीं है, ब्लैक में, तो सही डिफरेंस पता नहीं चल रहा। जो बी है बेसिकली, अगर आप लोग और से देखें तो इसके जो फर्स्ट लाइन है उसका कलर चेंज है, सेकंड का चेंज है, ठीक है। परसीव करना, हम इसको किस तरह परसीव करेंगे कि हम एज अ हॉरिजेंटल रो या वर्टिकल कॉलम या बोथ, हम दोनों में इसको परसीव कर लेंगे। जो ए है उसको चेंज द कलर ऑफ द सम ऑफ द कॉलम। लेकिन बी में जो मोस्टली लोग परसीव करेंगे उसे एज अ वर्टिकल कॉलम ऑफ द सर्कल्स परसीव करेंगे, क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो चेंज है। सिमिलर थिंग्स जो है वो अपेयर होती हैं ग्रुप टुगेदर में। व्हाट आर दे लुकिंग एट, वट एवर इट इज। अब जो दो पिक्चर्स हैं जो ह्यूमंस हैं, अब हमें जब हम एक दफा ये देखेंगे तो हमें ये सिमिलर लगेगी, क्योंकि वो एक ही तरफ देख रहे हैं, ठीक है। मतलब उनके बाजू की जो क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम है पोजीशन, गोल्फ क्लब्स पर नहीं, बॉडीज उनकी सेम है, लेकिन मतलब एज लॉ ऑफ द सिमिलैरिटी के तहत हमें वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड करती हुई सिमिलर नजर आ रही है, लेकिन जबकि वो डिफरेंट है। लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन, इसमें अब जो हमें दो हेडफोन्स हैं या जो वायर्स हैं ये पड़ी नजर आ रही हैं, हमें लग रहा है कि ये ओवरलैप कर रही हैं, हम इसे लेकिन अगर हमें बताया जाएगा कि ये दो अलग अलग है, तो हमें ये लॉ ऑफ द गुड कंटिन्यूएशन के जरिए हमें हेल्प मिलेगी कि हम ये परसीव कर सकें कि ये दो सेपरेट वायर्स हैं, इवन ये आपस में ओवरलैप हुई हुई हैं। और इसी तरह फिर जो गुड कंटिन्यूएशन है, इसकी वजह से हम जो पैटर्न परसीव करते हैं एज अ कंटिन्यूअस इंटरवोवन स्ट्रैंड्स की तरह। ग्रुपिंग बाय ए प्रोक्सिमिटी है, जिसमें बी कॉमन रीजन दिखाया जा रहा है, सी में कनेक्टेडनेस एंड डी में सिंक्रोनिटी, सिंक्रोनी अकर्स व्हेन द येलो लाइट्स ब्लिंक ऑन एंड ऑफ टुगेदर। यहाँ पे भी हमें कलर्स जो है वो पिक्चर्स में नजर नहीं आएंगे। आगे एक ऊपर परिंदों की डायरेक्शन दिखाई जा रही है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दैट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम किस तरह देखेंगे, उन्हें ग्रुप टुगेदर के तौर पर देखेंगे, क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर रही है। और ये इलस्ट्रेट करती है ये चीज लॉ ऑफ कॉमन फेट को। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। फिर आगे है कि व्हेन द वेज इज परसीव्ड एज फिगर इट सीन्स इन फ्रंट ऑफ होमोजीनियस डार्क बैकग्राउंड। कभी कभी हम चीज को उसके पीछे पड़े हुए बैकग्राउंड के साथ परसीव करते हैं।
कभी कभी उसका बैकग्राउंड जो है वो इस तरह होता है कि उसे परसीव नहीं किया जा रहा होता, जैसे उसके आगे पड़ी हुई चीज को परसीव किया जाता है। ठीक है। अब जिस तरह इस वाजे आपको इन दो ए और बी स्ट्रक्चर में पता चल रहा होगा कि ए में उसका बैकग्राउंड साथ शामिल हो रहा था जब हम देख रहे थे, उसका कलर कुछ इस तरह का बैकग्राउंड का था। लेकिन बी में जब बैकग्राउंड ग्रे हो गया है और आगे फिगर ब्लैक हो गया, तो देन हमें उसका डिफरेंस पता चल रहा है कि ये फेसेस हैं दो ह्यूमंस के। The display can be perceived in two ways. When it is perceived as small square sitting on the top of dark background, the border it belongs करेगा small square को as indicated by the dot. When it perceived as a large dark square with the hole on it, border belongs to the dark square. सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे भी तो देखेंगे समझ आ जाएगी। अच्छा, परसीविंग सीन्स एंड ऑब्जेक्ट इन सीन्स हमने देखा कि वास्तव में हमारे सामने कोई पिक्चर आती है तो हम उस जिसके अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। मतलब मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई सीन हो, फिर कुछ चेहरे भी हों, कुछ एक्सप्रेशंस भी हों, कुछ वाक्य भी हो रहा हो। तो इन तमाम चीजों को जब हम एक साथ परसीव करते हैं, जब ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है जो आपके सामने है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि सारे स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, उसमें दो घोड़े हैं या उनमें पानी आ रहा है। लेकिन आप लोग बड़े हैरान होंगे अगर आप लोग गौर करें तो ये इंसानी शक्लें बनी हुई हैं, बहुत सारी पत्थरों की। अब जब मैंने ये फिक्रा बोला है तो शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर आ गई है। यहाँ तो ये हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन आई थिंक एक तरीका है जिससे मैं, अगर अभी भी किसी को कुछ नहीं नजर आया तो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मुझे इसकी स्क्रीन को शेयर करना पड़ेगा। अब देखें, नजर आ रहा है ना? मैं दिखाती हूँ आपको, बस 1 मिनट दे दे मुझे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसलिए मैं इस पर थोड़ी मेहनत कर रही हूँ। अगर आप अभी भी कुछ लोगों को नहीं नजर आया तो अब देखें, ये देखें फेस, नजर आया? ये उसकी आंख है। फिर एक फेस ये है, एक फेस ये है, हम्म, एक फेस ये है, ये है। ये बड़े मजे का एक जो है वो कैप्चर की गई है चीज। अभी एक और स्ट्रेन चीज ये कि जो पीछे दरख्त हैं, इनके इन पर भी फेसेस बने हुए हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब ये किस तरह हमारा माइंड परसीव करता है? मतलब जब हमने पहली दफा इस चीज को देखा तब हमें ये नहीं नजर आया, लेकिन जब आपको चीज बताई गई है, मैं अब दोबारा मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, फिर आपको उस चीज की फौरन समझ आ गई है हमें कि ये डिफरेंट फेसेस बने हुए हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ी देर लगी है इस पे, आप बर्दाश्त करना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई है। और इसी एग्जांपल से हम ये चीज समझ सकते हैं कि किस तरह हमारा माइंड जो है वो सीन्स को, ऑब्जेक्ट्स को परसीव करता है। ये भी आगे वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल एज ह्यूरिस्टिक्स इंस्टेड ऑफ लॉज, दीज आर मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज ह्यूरिस्टिक। मतलब इन्हें लॉज की बजाय ह्यूरिस्टिक या रूल्स ऑफ थंब कहना ज्यादा बेहतर होगा, जो कि जिसका मतलब ये है कि ये बेस्ट गेस सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम के लिए। मोर रिसेंट जो अप्रोच हम करते हैं ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए, उसको रिकॉग्निशन कहा जाता है। रिकॉग्निशन बाय कंपोनेंट्स आरबीसी थ्योरी है, जो कि प्रपोज की गई थी आयरविंग बिडरमैन की तरफ से 1987 में। इसमें प्रपोज किया गया था कि जो भी हमारे रिकॉग्निशंस हैं ऑब्जेक्ट्स की, वो बेस्ड करते हैं फीचर्स पर, जिसको गियोन कहा जाता है। और ये इस टर्म को जियोमेट्रिकल आइकन कहा जाता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ द ऑब्जेक्ट का, जस्ट एज आयंस और बेसिक यूनिट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसको नॉन एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं एनएपी एज। और ये नॉन एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एज इन द रेटिना इमेज में करस्पॉन्ड करती हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द एज को 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट में। और नीचे कुछ बहुत सारे गियोन्स बताए भी हुए हैं। मेन प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन बाय कंपोनेंट थ्योरी का जो है
वो प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट रिकवरी है, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को जब आपको कोई ना कोई ग्योन्स दिए जाते हैं। इस तरह यहाँ पर आपको कैटल की एक पिक्चर नजर आ रही होगी। जो ए है यहाँ पर, तो आप कंप्लीटली बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा है कि ये कैटल है। लेकिन सेकंड पिक्चर में जब उसके ग्योन्स को छुपा दिया गया है, देन हम उसको परसीव नहीं कर पा रहे कि ये क्या चीज है। आवर विजन जो है वो हमारा बहुत कम्प्लेक्स होता है, जिसमें हम कुछ ग्यून्स का इस्तेमाल करते हुए चीजों को डिटरमाइन कर लेते हैं, जिसमें हमारी शेप्स या टेक्सचर ऑफ फीचर्स आते हैं। सीन्स एक रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है जो कि बैकग्राउंड एलिमेंट्स या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि हमने उस पिक्चर में समझा दी इस चीज को। ग्लोबल इमेज ऑफ द फीचरिंग में हमारी डिग्री ऑफ नेचुरलनेस, डिग्री ऑफ ओपननेस, डिग्री ऑफ रफनेस, एक्सपेंशन रेगुलरिटीज एंड सिमेंटिक रेगुलरिटीज होती हैं। इसमें फिजिकल रेगुलरिटीज और सिमेंटिक रेगुलरिटीज क्या है कि फिजिकल रेगुलरिटीज जो रेगुलरली चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज एनवायरनमेंट में अकर हो रही होती हैं, ठीक है, जिससे जिसमें हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशंस होती हैं। लेकिन सिमेंटिक रेगुलरिटीज क्या होती हैं? वो करेक्टरिस्टिक्स जो एसोसिएट करते हैं फंक्शंस के साथ जो कि डिफरेंट सीन्स में क्रिएट हो रहे होते हैं। जिस तरह नीचे आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, तो समुंदर है तो हमें साथ उसका सीन खुद ही क्रिएट हो रहा है। हमें पता है कि समुंदर में पानी होगा, वो ब्लू कलर का होगा। जंगल है तो हमें पता है कि वहां पर दरख्त होंगे, ठीक है। ये नीचे भी वही फिजिकल रेगुलरिटीज और सिमेंटिक रेगुलरिटीज की बात हो रही है, जो मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 17। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।